दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। आपका दोस्त क्योंकि बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द क्योंकि वाणी। तो आखिरकार भ्रष्टाचारियों को उनके सही रास्ते पे पहुंचा दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में एक साथ अपनी जमानत याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील कपिल सिब्बल और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए उपस्थित हुए थे। जब 7 जजों की बेंच कल काम कर रही थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्टेटस पे एक लंबी जांच चल रही है, उसके लिए कर रहे थे वो लोग। उसके बीच में जाके उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि साहब हमारी अर्जेंट है, इसको सुन लीजिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का मामला है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, त्याग पत्र दे चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम कल सुनते हैं, कल इसका कुछ करते हैं। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा सीजीआई ने कि हाई कोर्ट में भी तो आपने लगा रखी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हाई कोर्ट से हम वापस विड्रॉ करा लेते हैं। हाई कोर्ट से शायद विड्रॉ करा ली गई और उसके बाद वो इंतजार किया गया। और सीजीआई ने इसके लिए 3 जजों की बेंच भी निर्धारित कर दी। संजीव खन्ना जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और आज उसकी सुनवाई की तारीख पड़ी है, पहुंचे हैं। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो हम हर किसी का केस ले लेंगे, आप हाई कोर्ट में जाइए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी करता रहा है कि हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधी सुन ली। पवन खेड़ा का मामला आपको ध्यान ही होगा, अंतरिम जमानत दे दी। और गुजरात हाई कोर्ट से तो कोई फैसला आता तो उसके खिलाफ तो जाना सुप्रीम कोर्ट का कुछ धर्म सा बना हुआ है। पता नहीं गुजरात हाई कोर्ट से कुछ विशेष प्रेम जाहिर होता है। तो ये करते हुए उन्होंने आज उनको कह दिया कि साहब आप हाई कोर्ट जाइए। इस बीच हेमंत सोरेन को जो 24 घंटे की पुलिस कस्टडी मिली हुई थी, उसके लिए पीएमएलए कोर्ट में केस लगता है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो विशेष अदालतें बनाई गई इसी के लिए है। ईडी के केस ज़्यादातर वहीं जाते हैं। तो वहाँ पेश किया गया और पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड ईडी को दे दिया। यानी अब 5 दिन और हेमंत सोरेन फिलहाल कानून के हिसाब से जेल में रहने वाले हैं, यानी ईडी की हिरासत में रहने वाले हैं, जहाँ से पूछताछ भी हो सकती है और भी जो भी कुछ कार्रवाइयाँ होनी है होंगी। फाइनेंशियली कोई ऐसा पुलिस या हिसाब किताब वहाँ होता नहीं है, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी है सारे पुलिस के अधिकारी नहीं होते। ये लोग सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं और ईडी पूरी तरह वित्त मंत्रालय के अधीन है। ये मान के चलिए आप, बड़े बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर्स ईडी में आते हैं और वो उन चीज़ों की फाइनेंशियल जो आपने गड़बड़ियाँ की हैं उसकी जांच करते हैं। मूलतः उनका यही काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खारिज होने के बाद अब ये हाई कोर्ट में लगेगा और हाई कोर्ट में संभवतया इनको कोई राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। यानी हेमंत सोरेन थोड़े लंबे समय तक ये चलेंगे। हेमंत सोरेन के पिताजी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन पर भी हत्या का मुकदमा चला था और उनको निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी, ये समझ लीजिए आप। और उस पर कांग्रेस सरकार और इन्होंने मिल मिला के जाने क्या घालम घेल कर करा के और शिबू सोरेन को फ्री करवा दिया। ये समझ, सरकारें जब होती हैं तो कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं ये आप मान के चलिए। कोर्टों में सब जगह चलता है काम। आज जो बहुत लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर अगर मोदी के कारण नहीं बना, ये सुप्रीम कोर्ट के कारण बना है। आप मान के चलिए अगर मोदी सरकार केंद्र में नहीं होती तो राम मंदिर का कोई बनने का कोई आसार नहीं था। कुछ तो ऐसा हुआ है ना। और कल वाराणसी कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर, परसों दिया था शायद है, ज्ञानवापी परिसर में जो तहखाना है, मंदिर ये ज्ञानवापी मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, तहखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू की जा सकती है। क्योंकि वो सिर्फ कोई उसके लिए लिखित आदेश नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को आदेश दिया था मौखिक कि यहाँ पूजा बंद की जाए, बैरिकेटिंग लगा दी और वो रास्ता बंद कर दिया गया। 1994 से बंद पड़ा था और ये अब दोबारा खुल गई है। लेकिन योगी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 7 दिन की बजाय 7 घंटे में ही पूजा आरम्भ करा दी। आप सोचिए सरकार होने का फ़र्क कितना पड़ता है। और मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट भी गया इस मामले में भी, तो वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी
और उन्होंने हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस पर आज मुस्लिम बहुत सारे नेता बिलबिला उठे हैं, बुरी तरह कोर्टों के खिलाफ, जजों के खिलाफ ये अनर्गल बयान देने पे आमादा हो गए हैं। यानी एक ऐसा समाज यहाँ उपलब्ध है, समाज नहीं है, समाज के कुछ चंद नेता, समाज के लोगों को तो आज भी कोई सरोकार नहीं है। हाँ, सरोकार इतना है कि वो चंद नेता जो डिसाइड करते हैं कि साहब किस पार्टी की तरफ हमें जाना है, किसे वोट देना है, तो वो जो उनके चुप रहने वाले लोग भी हैं वो भी उसी तरफ वोट देने चले जाते हैं। ये तय, पता नहीं क्या, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि समाज, ये इस तरह का समाज थोड़ा अपनी अनपढ़ता के कारण इस गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। मैं शहर में घूमता भी रहता हूँ और शहर में कई मैंने देखा 10-10, 12-12 साल के बच्चे छोटा पजामा, लंबा कुर्ता और टोपी, स्कल कैप जिसे बोलते हैं, वो लगाए घूम रहे हैं। बताइए उनको क्या इस तरह का क्या पहनावा पहनाने की ज़रूरत है? अगर आप किसी मस्जिद के मौलवी हैं, मौलाना हैं, धार्मिक तकरीरें करते हैं, तो ये वेशभूषा आपको शोभा देती है। स्कल कैप का चलन भी एक्चुअली सर ढक के मस्जिद में जाने का प्रचलन था, इसलिए चला था कि छोटा सा कपड़ा लग जाएगा, और अमूमन अरब के रेगिस्तान से चला था, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में रेगिस्तानी आंधियाँ चलती हैं तो बाल बाल न उड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा चला था। अब इन्होंने पहचान बना ली है पिछले कई सालों से, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहले इस तरह का कोई विशेष नहीं होता था, जो मुल्ला मौलवी थे वही पहनते थे, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की टोपियां पहनकर घूमते हैं। युवा भी तुर्क दाढ़ी लेकर घूम रहे हैं और अपनी पहचान बता रहे हैं। ये पहचान देश के लिए बड़ी भारी पड़ रही है। अब उनकी पहचान, क्योंकि अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे, अल्पसंख्यक हैं लेकिन बहुसंख्यक तो नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों में उनकी कोई गिनती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आबादी का बहुत बड़ा प्रतिशत हो चुका है। तो अल्पसंख्यकों के मामले में जैन, सिख इत्यादि जो और भी ईसाई हैं, पारसी हैं, इन लोगों मूल अल्पसंख्यक आजकल ये हैं। कई इलाके और कई विधानसभा क्षेत्र, कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि वहाँ से कोई सनातनी उम्मीदवार जीतने की उसमें नहीं रहता। तो खैर, कुल मिला के बात ये चली कि उनको वहाँ से मुँह की खानी पड़ी, और वहाँ ज्ञानवापी मंदिर में श्रृंगार गौरी की पूजा लगातार सतत रूप से जारी है, और वहाँ सारे प्रहरों की पूजा हो रही है। हालांकि वो मंदिर का जो तहखाना, व्यास तहखाना जिसे बोलते हैं, ये व्यास परिवार के पास 15-16 साल से, कल मैंने आपको ये बताया भी था, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। तो आज इस तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कोर्ट के मतलब निर्णय आए हैं वो बड़े शुभकारी हैं और ऐसे होने चाहिए। इस बीच झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। थोड़ी सी देरी क्या हो गई तो पूरा मीडिया, जो लेफ्ट लिबरल मीडिया, बिलबिला उठा बुरी तरह से, ये देरी क्यों हो रही है, राज्यपाल चाहते हैं। और भास्कर ने तो खबर भी छापी है आज कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं चाहते। अब मान के चले, केंद्र सरकार अगर इस तरह से राजनीति करती तो बंगाल, बिहार, केरल इत्यादि प्रदेशों में अब तक राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका था। समझ लीजिए कि यदि कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा नेता होता तो ये तो कब का ही हो चुका था। आपको ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी ने 51 बार सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर बर्खास्त करी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उन अपने माथे पर संविधान के उल्लंघन का कोई कलंक नहीं अपनाना चाहते। कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार के खिलाफ बहुत टिप्पणियां आती हैं, बहुत किस्म के उल्टे जो सरकार विरोधी निर्णय आते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। और अभी मैं 75वें सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस का भी वीडियो देख रहा था, अभी से मतलब 2 दिन पहले देखा था मैंने। वहाँ जिन बातों को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, वो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका को चाह रहे थे कि संसद से भी मतलब
अलग किया जाए, यानी संसद के अधिकार में नहीं रखा जाए कि संविधान बनाने की जो संस्था है वो संसदीय है, और जो संविधान बनता है, कानून बनता है, वही देश में चलता है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस तरह की बातों पे ध्यान तो देने की खैर ज़रूरत है ही नहीं, ध्यान दिया भी नहीं, मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, चुटकियाँ ली उन्होंने तो अलग तरीके से, लेकिन सुना तो होगा ही। तो इस तरह की विचारधारा वाले लोग जो उच्चतम पदों पर पहुंच गए न्याय वाले में, तो इनकी विचारधारा का थोड़ा सा समाशोधन किया जाना जरूरी है। और जो लिबरल मीडिया है जो सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा लगातार, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का वक्त अब आ चुका है। बहुत ज़्यादा लिबरलिटी नहीं दे सकते हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कितने पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया था, क्या क्या लगाया था, आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले रहे। उसके बावजूद ये लिबरल मीडिया और विपक्षी दल इसमें लगे हुए कि मोदी तानाशाह है। ऐसा तानाशाह देश को बहुत बहुत मुबारक हो, राम जी की कृपा चलती रहे सब पे। और भगवान राम के चमत्कार देखिए, लगातार राहुल गांधी जिस तरह से अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक करके इंडी गठबंधन का सफाया हुए जा रहा है। आसाम में तो बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री ने उनको कह दिया कि चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेंगे, जब उन FIR दौर उनके खिलाफ हो गई। और उधर बिहार में सरकार पलट गई, और झारखंड में भी स्थितियां अभी विकट हैं। चंपई सोरेन ने हालांकि शपथ ले ली है, लेकिन उनके कुछ विधायकों को लेकर, अब कुछ की संख्या भी कंफर्म नहीं है, कोई 39 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, कोई ज़्यादा भी हो सकती है, उनको हवाई जहाज में बिठाकर हैदराबाद भेज दिया गया है, जहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि उनके लोग टूट सकते हैं। अब एक बात है, कांग्रेस के ही लोग बिकने को क्यों तैयार होते हैं? ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है क्या? चलिए, अभी आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।